दोस्तों, आपने एंडोस्कोपी के बारे में सुना होगा, जिसे कॉमनली गैस्ट्रोड्यूोडेनोस्कोपी या अपर जीआई एंडोस्कोपी या गैस्ट्रोस्कोपी भी कहा जाता है। आज इस शॉर्ट वीडियो में एंडोस्कोपी के बारे में बात करते हैं। एंडोस्कोपी क्या होती है, एंडोस्कोपी क्यों की जाती है, एंडोस्कोपी के फ़ायदे और नुकसान क्या हैं और इसे कंफर्टेबल या पेनलेस कैसे बनाया जा सकता है। मैं डॉक्टर नरेश अग्रवाल हूँ। मैं मैक्स हॉस्पिटल पटपरगंज दिल्ली में कार्यरत हूँ। दोस्तों, इस शॉर्ट वीडियो में मैं डायग्नोस्टिक एंडोस्कोपी के बारे में बात कर रहा हूं, जो साधारणतया गैस, एसिडिटी या पेट में दर्द के लिए की जाती है। मैं थेरेप्यूटिक एंडोस्कोपी या ऐसी एंडोस्कोपी जो बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों में की जाती है, जैसे सिरोसिस या ब्लीडिंग, उनके बारे में बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि डायग्नोस्टिक एंडोस्कोपी एक डिफरेंट एंटिटी है और थेरेप्यूटिक एंडोस्कोपी एक डिफरेंट एंटिटी है। यह एक आम धारणा है कि एंडोस्कोपी से दर्द होता है, लेकिन दोस्तों, यह जानना जरूरी है कि एंडोस्कोपी से डिस्कम्फर्ट हो सकता है लेकिन दर्द नहीं होता है। जब भी कोई डॉक्टर आपको एंडोस्कोपी के बारे में एडवाइस करे तो बेटर है कि आप उससे उस प्रोसीजर के बारे में पूरी तरह से डिस्कस कर लें और समझ लें, ताकि आपकी एंग्जाइटी या पेन या डिस्कम्फर्ट का जो फियर है वो कम हो सके। एंडोस्कोपी गले के थ्रू फूड पाइप में डाली जाती है। एंडोस्कोपी में एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है जिसे एंडोस्कोप कहा जाता है। इसे गले के थ्रू फूड पाइप और स्टमक में डाला जाता है और करीब 1 से 2 मिनट के टाइम में अंदर का स्ट्रक्चर देखकर उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है और उससे इंटरप्रिटेशन किया जाता है कि अंदर के स्ट्रक्चर्स कैसे हैं और उनमें क्या बीमारी होने की संभावना है। इस प्रोसीजर में यह एंडोस्कोप सांस की नलकी को नहीं छेड़ता है, इसलिए इसमें सांस की प्रॉब्लम नहीं होती है। इसमें ना कोई कटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है या ना ही कोई नाइफ होता है, ना कोई इंजेक्शन होता है, इसलिए इसमें दर्द नहीं होता है। फिर भी इससे होने वाले डिस्कम्फर्ट या एंग्जाइटी को कम किया जा सकता है, जिसके 2 तरीके होते हैं। एक, पेशेंट को सिडेशन दिया जा सकता है, जिसमें इंजेक्शन के थ्रू पेशेंट को नींद इंड्यूस की जा सकती है, जो 5 मिनट तक रहती है। दूसरा तरीका ये है कि इंजेक्शन के थ्रू एनेस्थीसिया दिया जा सकता है, जिसमें पेशेंट पूरी तरह से बेहोश हो जाते हैं। इन दोनों का ड्यूरेशन यूजुअली 5 मिनट्स का होता है, लेकिन ये दोनों ही सिडेशन और एनेस्थीसिया एनेस्थेटिस्ट की प्रेजेंस में ही हो सकते हैं और इसके लिए हॉस्पिटल में एंडोस्कोपी होनी ज़रूरी है। लेकिन साधारणतः एंडोस्कोपी बिना सिडेशन या बिना एनेस्थीसिया के भी की जा सकती है, जिसमें पेशेंट अगर समझ ले जो टेस्ट होने वाला है उसका एग्जैक्ट प्रोसीजर क्या है, तो एंग्जाइटी और पेन काफ़ी हद तक कम हो सकता है। तो दोस्तों, एंडोस्कोपी एक ऐसा रिवॉल्यूशन है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल साइंसेज में, जिसने डायग्नोसिस और थेरेप्यूटिक्स को पूरी तरह से रिवोल्यूशनाइज कर दिया है। इसलिए एंडोस्कोपी अगर एडवाइस की जाए, उसके बारे में पूरा डिस्कस करके अपने आप को कंफर्टेबल करके एंडोस्कोपी ज़रूर करानी चाहिए। एंडोस्कोपी के दौरान पेशेंट को या मरीज को लेफ़्ट लेटरल इस तरह की पोजीशन में लेटाया जाता है। उसके माउथ में गार्ड लगाया जाता है जो उसके दांतों से एंडोस्कोप को प्रोटेक्ट करता है, ताकि एंडोस्कोप का फ्री मूवमेंट हो सके। पेशेंट के गले में एक स्प्रे किया जाता है जिसे लिग्नोकेन स्प्रे कहा जाता है, जिससे 10 से 15 मिनट तक पेशेंट का गला नम्ब हो जाता है और होने वाले डिस्कम्फर्ट को मिनिमाइज किया जा सकता है। टोटल प्रोसीजर या टोटल एंडोस्कोपी 2 से 3 मिनट तक चल सकती है और इससे होने वाला रिकॉर्डिंग एक कंप्यूटर पर रिकॉर्ड कर लिया जाता है। एंडोस्कोपी के दौरान भी एंडोस्कोपी करने वाला डॉक्टर, जिसे गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट कहा जाता है, वो कंप्यूटर स्क्रीन पर या मॉनिटर पर ये पूरा लाइव देखते रहते हैं और इसी 2 या 3 मिनट में एंडोस्कोपी का इंटरप्रिटेशन होता है, जिससे अंदर का फूड पाइप, स्टमक और ड्यूोडेनम अंदर से अच्छी तरह से, जैसे मैं आपको दिख रहा हूँ, इसी तरह से दिख सकता है और बहुत वाइटल इन्फॉर्मेशन मिलती है जो किसी और टेस्ट से संभव नहीं है। इसीलिए दोस्तों, मैंने कहा कि एंडोस्कोपी जब भी एडवाइस की जाती है, इसकी ज़रूरत होने पे ही एडवाइस की जाती है और तब एडवाइस की जाती है जब इसका कोई और अल्टरनेटिव टेस्ट नहीं बचता है। कभी कभी एंडोस्कोपी से बायोप्सी भी लेनी पड़ती है। दोस्तों, बायोप्सी का नाम सुनते ही सबसे बड़ी एंग्जाइटी ये पैदा होती है कि ये कैंसर के लिए तो नहीं ली जा रही, लेकिन दोस्तों, बायोप्सी का मतलब होता है टिश्यू सैम्पलिंग। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ज़्यादातर बायोप्सी के स्पेसिमेन या ज़्यादातर बायोप्सी के सैंपल्स 80 to 90% केसेस में बिना कैंसर के लिए जाते हैं, जैसे किस तरह का अल्सर है, किस तरह का इन्फेक्शन है या कौन सी बीमारी पनप रही है, ये देखने के लिए टिश्यू सैंपल लिया जाता है। इसके लिए एंडोस्कोप के थ्रू एक चैनल से बायोप्सी फॉरसेप्स डाला जाता है, जो वंस
1 से 2 मिलीमीटर साइज का म्यूकोसा का सैंपल लेता है। इससे पेशेंट को दर्द नहीं होता है क्योंकि बायोप्सी जहाँ से ली जाती है वो स्ट्रक्चर पेनलेस स्ट्रक्चर होते हैं और इससे एंडोस्कोपी की जाने वाली टाइम में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है बिकॉज बायोप्सी लेने का प्रोसीजर 5 से 10 सेकेंड का होता है। दोस्तों, एंडोस्कोपी के इंडिकेशंस क्या हैं, ये की क्यों जाती है? कभी कभी मरीज को चेस्ट के पीछे या चेस्ट बोन के पीछे जलन होती है, दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, एसिडिटी होती है या रिगर्जिटेशन होता है, बहुत सारा फ्लूइड रिगर्जिटेट होकर फूड पाइप में आ जाता है या मुंह में आ जाता है जिसे वाटर ब्रश कहा जाता है। इन सब सिम्टम्स को डिस्पेप्सिया या रिफ्लक्स कहा जाता है और इसके लिए एंडोस्कोपी करनी पड़ती है। कभी कभी जो अंदाजे से ट्रीटमेंट कभी कभी दिया जाता है जिसे प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स कहा जाता है वो फ़ायदा नहीं करते हैं, तब एंडोस्कोपी की जाती है। कभी कभी किसी सीटी स्कैन या अल्ट्रासाउंड में ऐसी बीमारी आ जाती है जो फूड पाइप या स्टमक की बीमारी को इंडिकेट करते हैं, उनको देखने के लिए एंडोस्कोपी की जाती है। या पेशेंट की सिम्टम्स की कंक्लूज़न या इंटरप्रिटेशन किसी और टेस्ट में नहीं हो पा रहा है और उसे स्टमक या फूड पाइप या डियोडिनम के सिम्टम्स चल रहे हैं या पेशेंट को माल एब्जॉर्प्शन नाम की बीमारी है जिसमें खाना ठीक से डाइजेस्ट होकर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, उसका हीमोग्लोबिन कम है, ऐसी स्थिति में एंडोस्कोपी करने की ज़रूरत पड़ सकती है। दोस्तों, ये डायग्नोस्टिक एंडोस्कोपी के इंडिकेशंस हैं। थेरेप्यूटिक एंडोस्कोपी में एंडोस्कोपी जिन बीमारियों के लिए की जाती है उनका नाम सिरोसिस या किसी तरह की कोई गांठ पेट में हो गई है या ब्लीडिंग हो रही है या कैंसर का शक है, ऐसे केस में की जाती है, उसे थेरेप्यूटिक एंडोस्कोपी कहा जाता है। दोस्तों, एंडोस्कोपी से नुकसान क्या हो सकता है? एंडोस्कोपी में किसी तरह का रेडिएशन यूज़ नहीं होता है, कोई इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं होती है, कोई कटिंग इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं होता है, इसलिए ये नुकसान पेशेंट को नहीं होते हैं। लेकिन पहले एक फियर या एंग्जाइटी रहती थी कि एंडोस्कोप से इन्फेक्शन हो सकते हैं, लेकिन आजकल के जो स्टैंडर्ड्स हैं इंटरनेशनल गाइडलाइंस के हिसाब से साइडेक्स नाम के एक सॉल्यूशन से एंडोस्कोप्स को स्टरलाइज किया जाता है और ऐसी स्थिति में ट्रांसमिट होने वाले इन्फेक्शंस मेनली बैक्टीरिया, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी या HIV नेग्लिजिबल हैं और पिछले 20 या 25 साल में शायद हमने ना पढ़ा है ना कहीं देखा है कि इस तरह का कोई वायरस एंडोस्कोप से ट्रांसमिट हुआ हो। ये था एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन एंडोस्कोपी के बारे में। मैं आपसे मिलता हूँ किसी और हेल्थ रिलेटेड वीडियो को लेकर अगली बार।